अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दिलचस्प खबरों के साथ हाजिर हैं। कुछ यहाँ की हैं, कुछ वहाँ की हैं, और एक एक दो ड्रामे नए शुरू हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और एक ऑडियो मैसेज भी आपको सुनाएंगे तलत साहब के हवाले से, तलत हुसैन साहब के हवाले से। और ये बात करेंगे कि माहिरा ख़ान और खलील रहमान कमर साहब के दरमियान जो मामलात हैं वो सेटल हुए हैं या नहीं हुए हैं। और उसके साथ साथ शाहरुख खान की जो मैनेजर है उसका मुआवजा सुन के आप दंग रह जाएंगे। सज्जल अली के हवाले से जो खबर आई है मुझे सच नहीं लगती, वो खबर है क्या, इस हवाले से भी बात करेंगे। और नुमान इजाज साहब ने बेटे के हवाले से क्या बात की, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और भी दिलचस्प खबरें, एंड तक देखिएगा वीडियो को, आपको मज़ा आएगा। शुरू हम करते हैं जनाब माहिरा खान और खलील रहमान कमर। माहिरा खान ने सदके तुम्हारे शायद ये कोई ड्रामा जो उनका अपना लिखा हुआ था, खलील रहमान कमर साहब का अपनी लाइफ के बारे में था, उसमें काम किया था। बाद में एक जगह पे, एक तो उनके काम से वो इतने मुतमिन नहीं थे, दूसरी किसी एक शो में या किसी जगह पे इनकी आर्गूमेंट भी हुई थी बड़ी। और उसके बाद फिर खलील रहमान कमर साहब ने फैसला किया कि वो आइंदा माहिरा खान के साथ काम नहीं करेंगे, और जब तक वो उनसे माफ़ी नहीं मांगती उस हवाले से काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर अचानक कई साल गुजरने के बाद ये खबर सामने आई कि खलील रहमान कमर साहब ने कहा है कि मैं अपने मौक़िफ़ पे अभी भी कायम हूँ, लेकिन काम जो है वो काम है, लिहाजा मैं काम के मामले में वो नहीं करता। तो उन्होंने एक इंदिया दिया है कि वो काम करेंगे उसके माहिरा खान के साथ। और फिल्म का नाम जो है वो मिर्ज़ा जट बताया जा रहा है, जिसमें हुमायूं सईद साहब भी उनके मद्दे मुकाबल होंगे। खलील रहमान कमर साहब ने अगर ये फ़ैसला किया, मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ज़िद और अना जो है ये इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो हो। और बड़ा खुशाइन फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला है। लेकिन माफ़ी बहरहाल उन्होंने अभी नहीं मांगी, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे इस हवाले से अभी भी कायम है। तो ये मेरे ख्याल में फ्लैक्सिबिलिटी जो दिखाई है खलील रहमान कमर साहब ने, ये बहुत अच्छा है। और माहिरा खान साहिबा भी यकीनन उनको भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए ताकि मामलात अच्छे हों। रह गया ये फैसला कि मिर्ज़ा जट में वो साहिबा का किरदार करेंगी या कौन सा करेंगी, ये यकीनन मौला जट देखने के बाद, क्योंकि खलील रहमान कमर साहब ने मौला जट न सिर्फ देखी थी बल्कि उस फिल्म को बहुत ज़्यादा सराहा भी था। और उसमें मक्खू का किरदार जो अदा किया था माहिरा खान ने, यकीनन इनको अच्छा लगा होगा। और यही शायद सोच के या और भी उनकी क्वालिटीज़ के हवाले से उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है काम करने की माहिरा के अंदर, वो उस हवाले से उन्होंने यकीनन फ़ैसला किया होगा कि वो काम करें। तो मेरे ख्याल में ये खुशाइन बात है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। अगली खबर है शाहरुख खान साहब के मैनेजर के हवाले से बात करने से पहले नुमान इजाज साहब, जो कि ख़ुद बहुत बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं और इस वक्त वो सीनियर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें काम करते हुए अरसा गुजर गया है और उन्होंने हर किस्म के किरदार अदा किए हैं। अपने बच्चों के हवाले से वो बड़े स्ट्रिक्ट उन्होंने बयान दिया कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो आए ज़ावियार जो है वो शोबिज़ की दुनिया में आए। और उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी किसी आर्टिस्ट को, अदाकार को घर में उस तरह से दावत भी नहीं दी थी, और ना ही अपनी फैमिली में अपने बच्चों को कभी वो ड्रामे की शूटिंग पे या सेट पे जिसे कहते हैं वो लेके नहीं आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो होना होता है वो कहते हैं होता है। तो उनके बेटे को फिर भी शौक़ है आने का और वो आए। तो लेकिन बहरहाल नुमान इजाज साहब जो थे वो इस हक़ में नहीं थे कि ये कुछ किया जाए, ये मतलब जो सामने चीज़ें आई हैं। तीन खबरें हम आपको बड़ी दिलचस्प बताते हैं। एक शाहरुख खान की मैनेजर के हवाले से, दूसरी जो सज्जल के मुआवजे के हवाले से बात आई है सामने, तीसरे जो बॉलीवुड में किसके असासे सबसे ज़्यादा हैं। शुरू करते हैं हम शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब जो हैं वो अमीर कबीर तो हैं, लेकिन वो बड़े दिल वाले भी हैं। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि ओम के वक्त पे उन्होंने जितने अदाकार जमा किए थे, आपको याद होगा एक गाना था ये शाम बड़ी मस्तानी, जिसमें सारे अदाकार आते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, अगर आप दोबारा भी देखें बेताशा थे। उसमें उन्होंने एक कैमियो किस्म की अपीयरेंस दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख खान साहब ने उनका एहसान नहीं रखा था, बल्कि उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए थे, जिसमें घड़ियाँ, मोबाइल, और उस ज़माने के हिसाब से अच्छा खासा वो जो पैक बना के दिया था, उस पैकेट वगैरह जो भी उसका, तो उसमें जो 3-4 चीज़ें डाली थी वो अच्छी खासी मालियत की थी उसका, मतलब अच्छा खासा। तो इस तरह उन्होंने उस कंपनसेट किया था। ये बात तो है अपने साथी अदाकारों के हवाले से, लेकिन शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं पूजा, उनका आप मुआवजा सुन के आपकी अकल दंग रह जाएगी। यहाँ बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी इस वक्त एक फ़िल्म के उतने पैसे नहीं लेता पाकिस्तान में जितनी उनकी माहाना सैलरी है। वो सैलरी कितनी है जनाब? 3 चीज़ें देखती हैं पूजा, जिसमें रेड चिल्ली उनकी होम प्रोडक्शन है, उसके मामलात भी देखती हैं। शाहरुख खान के जो अपने मामलात हैं, जो वो शूट करते हैं, उनका स्केजुअल सारा कुछ वो तरतीब देना वो भी उनके ज़िम्मे है। और कलकत्ता नाइट राइडर का जो क्रिकेट का वो जो एक IPL में है उनके पास फ्रेंचाइज, उसके भी मामलात वो देखती हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि
कितनी सैलरी होगी, तो हम आपको बताते हैं कि उनकी सैलरी जो है 60 लाख रुपया महाना है उनके मैनेजर की। उनकी मैनेजर जो पूजा है और वो बड़े अरसे से उनके साथ है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 9 करोड़ उनकी एनुअल आमदन है और जनाब उनके असासों की जो है वो भी अच्छे खासे हैं। और उन्होंने बांद्रा में फार्चून हाइट, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पे घर भी लिया है और उनके शोहर भी हैं जो कि एक एडवर्टीजमेंट की कंपनी में हैं। लेकिन पाकिस्तानी अगर आप देखें तो ये डबल से भी ज़्यादा अगर इसको करें तो 60 और 60 120, और अगर ट्रिपल पे लेके जाए तो 180, यानी 160, यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपया कम से कम वो पाकिस्तानी ले रही हैं महीने का, वहाँ का 60 लाख रुपया ले रही हैं। तो ये शाहरुख खान साहब अगर उनको 20 लाख देते या 30 लाख देते तो तब भी उन्होंने मना नहीं करना था। लेकिन शाहरुख खान की खुद एक कहते हैं कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई की जो एवेलुएट करना चाहिए, ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मजबूरियों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इस्तेसाल नहीं करना चाहिए, जितना जिसका हक बनता है देना चाहिए। मेरे ख्याल में शाहरुख खान हक से ज़्यादा ही उनको दे रहे होंगे यकीनन, और वो उनके गार्ड वगैरह की भी सैलरीज हैं वो इसी तरह ही हैं, ज़्यादा सैलरीज। अब आते हैं जनाब सज्जल अली के हवाले से खबर आई कि एक खबर थी, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो एक एपिसोड का 60,000 रुपये लेती हैं। तो अगर बिलफर्ज 40 एपिसोड हैं तो एक ड्रामे का 24 लाख रुपये बनता है, जो कि मेरे ख्याल में कम है। क्योंकि बहुत पहले तलत हुसैन साहब, बहुत पहले, जिस वक्त प्राइवेट चैनल की इतनी भरमार नहीं थी, जिस वक्त सोशल मीडिया वाला वो भी फैक्टर नहीं था, क्योंकि अब तो वहाँ से भी कमाई होती है, तो उस वक्त तलत हुसैन की और शफी मोहम्मद की पर एपिसोड जो फीस थी, जो मुआवजा था, वो बहुत ज़्यादा था, इससे कहीं ज़्यादा 60,000। मतलब उस ज़माने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस सदी के शुरू के टाइम के ऊपर की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये सज्जल अली का जितना नाम है, जिस तरीके से वो बाहर भी काम करके आई हैं, तो मुझे इस खबर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन एनीवे ये खबर थी तो मैंने सोचा आपको बताता चलूँ। आगे एक और ख़बर है कि जो असासे हैं वो कितने ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे हिसाब लगाया गया है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा असासे हैं वो ऐश्वर्या राय के हैं, और उनके असासों की जो मालियत है वो 7 अरब है, 700 करोड़, 7 अरब है। और उसमें 2005 तक उन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक काम किया। लेकिन उनकी कमाई का ज़्यादा जरिया जो था वो ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं मुख्तलिफ उसकी, और वहाँ से बहुत ज़्यादा कमाई भी करती रही हैं। लेकिन बहरहाल वो बाद में फिल्मों में भी काम करती रही। एक आध फिल्म उनकी अभी भी 800 करोड़ कर गई थी। इसके अलावा जज्बा वगैरह और जो दूसरी फिल्में आई थी वो इतनी ज़्यादा चल नहीं सकी थी। फिल्में उनकी बाद में फ्लॉप भी हुई हैं काफ़ी, लेकिन ये उनकी है। दूसरा नंबर प्रियंका चोपड़ा का, जो 600 करोड़ यानी 6 अरब की असासों की मालियत की मालिक हैं। और इसके बाद उन जो है वो नंबर आता है जनाब दीपिका का, जो 5.5, और फिर आलिया भट्ट 5, और इस तरह काजोल जो है 2.5 अरब यानी 250 करोड़ के हवाले से असासों की मालियत की मालिक है। तो ये थी कुछ इनके असासों के हवाले से बात थी। अब मैं आपको बताता हूँ 2 ड्रामे, उसके साथ साथ फिर मैं और भी आपसे बात करता हूँ। एक ड्रामा शुरू हुआ है जनाब तेरी छाँव में ड्रामा जो है, जिस तरह अभी ऐश्वर्या राय का जिक्र हुआ तो उनके खामद का भी हो जाए। अभिषेक बच्चन के अंदर एक भरपूर सलाहियत पाई जाती है, एक गुरु फिल्म को छोड़ के, कि जिस फिल्म का टेम्पो दूसरे साथी अदाकार, वो मनोज बाजपेयी हो, वो शाहरुख खान हो, जो भी उनके साथ काम करते हैं, वो इरफान खान, जो भी उनके साथ काम करते हैं, जिसको वो फिल्म को स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, जैसे ही जनाब एंट्री मारते हैं अभिषेक बच्चन साहब, तो वो फिल्म का टेम्पो स्लो हो जाता है। फिल्म जो है उसको तबाह बर्बाद करने का भरपूर हिस्सा वो अपना डालते हैं। तो सेम केस विद दानिश तैमूर के क्रेडिट के ऊपर भी कोई यादगार ड्रामा उस तरह से नहीं है। बड़े बड़े बैनर के ड्रामे ज़रूर हैं, बड़े बड़ी मौके उन्हें ज़रूर मिले हैं, लेकिन उनका जिस तरह आप इमरान अशरफ को क्रेडिट दे सकते हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह आप दूसरे बड़े बड़े जो अदाकार हैं उन्होंने, जिस तरह परिजाद वाला अहमद अली अकबर है, उनको आप क्रेडिट दे सकते हैं। औरों के भी हम ड्रामे देखते रहते हैं, जिस तरह मतलब किस के नाम लो, आप अक्सर जिक्र हुमायूं सईद को आप देख लें, अदनान सिद्दीकी को देख लें, औरों को आप क्रेडिट दे सकते हो। तो दानिश तैमूर के क्रेडिट के ऊपर माशाल्लाह कोई ऐसा ड्रामा नहीं है। अभी तेरी छाँव में ड्रामा तो चले, उसमें एक तो दानिश तैमूर है, ऊपर से डायरेक्टर जो है उनके भी कुछ थोड़ी सी खामियां बीच में नजर आई हैं। पहली किस्त में मुझे नहीं समझ आया कि दानिश तैमूर साहब जो हैं वो मोटरसाइकिल ठोक देते हैं, उसके बाद वो लड़की को देखी जा रहे हैं, तो लड़की को देखी जा रहे हैं, लड़की का बाप जो है वो उनको नजर आ जाता है कि लड़की का बाप भी साथ खड़ा हुआ, वो फिर भी देखी जा रहा है। पता नहीं वो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है दानिश तैमूर के, फिर तो लड़की ही नजर आनी चाहिए थी, उसका बाप भी नजर नहीं आना चाहिए था, यानी इस हद तक खो चुके हैं। लेकिन नहीं, अगर कोई नजर आता तो उनकी माँ नजर नहीं आती। यूनिवर्सिटी में जाके वो माँ इस तरह मिल रही होती है लड़की से भी, बच्ची तैयारी है कि नहीं है,
तो फिर उसके बाद वो कहती है हम दोनों इकट्ठे आए हैं, बाद में पता चलता है ये इसकी माँ है। और माँ बेटी जब तकरीर करने के लिए जाती है ऊपर जहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो तकरीर नहीं कर पाती, वो उठ के, क्योंकि मुसलसल इसको घूर रहा होता है दानिश तैमूर, और दानिश तैमूर बाबर क्लैपिंग भी कर रहा होता है बहुत ज़्यादा पूरे उसमें, तो सब उनकी नज़र उसकी तरफ होती है, उसकी माँ भी देख लेती है दानिश तैमूर को। उठ के लड़की बाहर चली जाती है, वो दानिश तैमूर भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। 3 मिनट तक वो डायलॉग बोलते हैं, 3.5 मिनट तक। तो जो माँ मुसलसल उसको घूरी थी वो 3-3.5 मिनट लेट क्यों आई है, इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक माँ जितनी कॉन्शियस है वो देख रही है पीछे मुड़ मुड़ के कि ये अकेला क्लैपिंग कर रहा है, ये अकेला मेरी बेटी को घूर रहा है यहाँ पे बैठ के, सारा कुछ है। लड़की तकरीर नहीं कर पाती, माँ किस जगह रुक गई थी, 3.5 मिनट की किस तरह डायलॉग बोलने को उनको दे दिए। पुअर किस्म की इसकी डायरेक्शन नजर आ रही है, कोई इसमें जान नहीं है। दूसरा ड्रामा शुरू है नूरजहाँ। नूरजहाँ नदीम बेग ऑल टाइम माई फेवरेट। उन्होंने जो काम किया हमेशा अच्छा किया, लेकिन इसका प्यारे अफजल को OST से ये शुरू हुआ। पहला सीन जो था, जाने कैसे वो लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, वो जो प्यारे अफजल में था। इसमें जो लड़की है जो उसमें आई थी, जो हरीम फारूक का ड्रामा था उस पर लगता था 22 कदम वाली जो लड़की है वो उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उसकी प्रेजेंस बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो सबा हमीद की बहू का किरदार अदा कर रही हैं, उनके बेटे की बीवी है वो, तो वो बहुत ज़बरदस्त जानदार अदाकारी कर रही हैं। सबा हमीद का दिखाया है डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़बरदस्त है। खा वो फूलों के साथ ऊपर वो केक वाला बड़ा अच्छा शूट किया हुआ सीन, फिर दूसरे सीन अकेली वो खा रही है वो भी सीन, तो वहाँ पे नदीम बेग सब बाकायदा तौर पे नज़र आए हैं। फिर बीच में अगर डायरेक्शन के दौरान डायलॉग डिलीवरी की प्लेसमेंट देखी जाए कि सबा परवेज़ को पता है कि अली रहमान उनका जो छोटा बेटा सफ़ीर का किरदार अदा कर रहा है, तो वो एक और जगह पे शादी करना चाहता है, जबकि सबा परवेज़ कहानी के हिसाब से नूरजहाँ बनी हुई है, पूरे घर के ऊपर कंट्रोल है, कोई भी पत्ता उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। बीवी को अगर गिफ्ट देना है तो वो इजाज़त नूरजहाँ यानी उनकी माँ से लेगा, तो फिर बेटा अपनी बीवी को जाके सालगिरह का गिफ्ट देगा, इतना कंट्रोल है। तो वहाँ पर भी वो जब देखती है कि ये लड़की से रात को बात कर रहा था छोटा बेटा, लेकिन उनकी शादी वो किसी और जगह करवाना चाहती है, वो भी वहाँ भी प्लेसमेंट अच्छी है, शादी वाले कार्ड दिखाती है, तो वो अली रहमान बताने लगता है कि मुझे ये शादी कबूल नहीं है। उस माँ फ़ौरन समझ जाती है क्या बोलने वाला, साथ ही अपने मुलाजिम को डांट के वो खौफ का शिकार हो जाता है। उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, डायलॉग अच्छे लिखे हुए हैं कि हर किसी को अपनी अहमियत के लिए, हर का जो उसूल है वो सब के लिए एक जैसा होता है अपनी अहमियत जताने के लिए। इस तरह तो देखते हैं आगे जाके ड्रामा। हाँ, इसके ऊपर ये ज़रूर तनकीद हो रही है कि आजकल के दौर में माएँ तो ऐसी हो सकती हैं पुराने दिमाग वाली, क्या बच्चे भी इतने ज़्यादा फॉलो करते हैं, हुक्म को ओबे करते हैं, फरमाबरदार किस्म के इतने ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर लोग जो हैं वो अक्सर आपको तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। यासिर नवाज़ बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर, और फिर उसके साथ साथ जो उनकी मिसेज़ हैं निदा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं। उनके हवाले से खबर आई थी। अब ये खबर क्योंकि मेरे सामने, क्योंकि इसकी एक बज़ है, इस खबर का आया है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। यासिर के हवाले से मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं पहले एक और बात करता हूँ। ईद के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं उसमें एक फ़िल्म जो है नाबालिग अफराद भी है। नाबालिग अफराद को डायरेक्ट कर रहे हैं जनाब नन अदर दैन नबील कुरैशी साहब। और नबील कुरैशी साहब को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 10 साल पहले उन्होंने शुरू भी नामालूम अफराद से किया था, उसके बाद नामालूम अफराद 2 भी आई, फिर एक्टर इन लॉ भी आई, फिर क़ायद आज़म जिंदाबाद भी आई, फिर लॉर्ड वेडिंग भी आई, और फिल्में भी आई, लेकिन खेल खेल में भी आई। लेकिन लॉर्ड वेडिंग का अगर मैं गलती पे नहीं, वो भी उन्हीं की थी, लेकिन इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये बाद में मुझे कहना शुरू करना है। लेकिन नाबालिग अफराद जो है उसका VHS कैसेट आपको पोस्टर भी नज़र आ रहा होगा इस वक्त। तो ये ख़ासतौर पे जो 50-55 साल के लोग हैं उनको बड़ा एंजॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि ये VHF का जो ज़माना, VHS का ज़माना जो था इस कैसेट का, उसके अंदर हम किस तरह VCR पे फिल्में देखते थे। एक रात में 8-8 फिल्में, 5-5 फिल्में VCR के ऊपर मुका के उठते थे। तो नाबालिग अफराद का सब्जेक्ट क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है पुरानी जो एक दौर है पुराना, उसको अगर इसमें दिखाने की कोशिश की गई है तो वो देखते हैं कि इसको कैसे होता है। और ईद पे आ रही है फिल्म, बड़ा सस्पेंस रखा, अचानक से इसकी रूनुमाई की है। और इसमें के अंदर बाकी कास्ट का तो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें समर जाफरी साहब हैं, आशिर वजाहत हैं, और रिमहा अहमद समथिंग उनका नाम है, वो भी है। तो देखते हैं कि फ़िल्म कैसी जाती है। अगेन मैं आता हूँ यासिर नवाज़ साहब की तरफ। यासिर नवाज़ साहब बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, और उनके हवाले से जो ये बज़ है, खबर आई है कि दोनों ने शाहिद तलत हुसैन साहब के स्वयं के ऊपर
और या जनाजे पे या स्वयं पे कोई उन्होंने अपनी जो वीडियो थी बनाने की कोशिश की। इससे पहले हम साहिबा वाले के ऊपर भी वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं, जो साहिबा ने अपने वालिद के साथ किया था कि एक बंदा जो आपकी ज़िंदगी में 40-50 साल में पहली दफ़ा मिल रहा है, उसको कम अज़ कम कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए था, उसको अपने हद तक रखना चाहिए था। कुछ चीज़ें अपनी भी होती हैं, जैसा फातिमा मुस्तफ़ा कहते हैं ना, अपनी प्राइवेसी हम कुर्बान नहीं कर सकते। तो उनका फार्मूला ठीक है, क्योंकि आर्टिस्ट जो हैं उनकी एक लाइफ और है और एक इनर। आजकल वो इस सोशल मीडिया और यूट्यूब के आने से इनर में और आउटर में कोई फ़र्क नहीं रह गया। कुछ लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हमने कोई फ़र्क नहीं रखना। तो अगर इस तरह का कुछ था, मेरे ख्याल में इससे अवॉइड किया जाना चाहिए था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह के, क्योंकि देखें जिनके घर के अंदर एक सानिया हुआ है, जिनका कोई सगा फौत हुआ है, वो इतने डिस्टर्ब होते हैं। आप लोग मीडिया वालों को ब्लेम करते थे, जितने भी आर्टिस्ट हैं, कि हमारी प्राइवेसी में मुखल होते हैं या बीच में ऐसी ऐसी जगह कैमरे लेके आ जाते हैं। उनका काम है, वो प्रोफेशनल है, उनका काम है। आपके वो दोस्त, तलत साहब आपके दोस्त हैं, आपके मोहसिन हैं, आपके सीनियर थे, फिर उनके बच्चे भी, आपने उनको ड्रामों में भी रखा है यासिर साहब ने। मैं अभी भी ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये सच है तो तब मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं उनको कभी भी ये नहीं कह सकता। दूसरा, तो आपको तो अवॉइड करना चाहिए था। हाँ, अगर आप ये बहाना लगाएं, जैसे साहिबा ने कहा था कि हम देखना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे आपको कि लोगों को, अपने फैंस को, कि देखें जी इस तरह वालिद साहब से बेटी मिलती है। अगर ये था तो फिर ठीक है। इसमें एक उसूल भी है, इसमें एक उसूल ये है, यूट्यूब के ऊपर एक आता है कि आप अपने वीडियो की, ऐसी वीडियो की जिसमें आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी मोनेटाइजेशन फिर ऑफ कर दें। मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें यानी कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, नहीं होगा। ये आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये सवाल ज़रूर आएगा कि आपने सिर्फ डॉलर कमाने के लिए सारा कुछ किया। इसकी मैं एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल आपके सामने रखता हूँ। आदिल मुराद साहब हमारे बड़े अच्छे, ख़ुद भी वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ऊपर से फिर वहीद साहब के बेटे भी हैं। उनका मैं बड़ा सराहता हूँ एक फ़ैसले को। उनके वालिद साहब ने जितनी फिल्में बनाई, जिसमें सैयोनी मेरा माई, मस्ताना माई और एहसान और अरमान और फिर हीरा पत्थर और फिर और फिल्में जितनी भी बनाई हैं, वो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर बगैर मोनेटाइजेशन की चढ़ाई हुई है। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आपने क्यों? कहते जी मेरे अब्बा के फ़ैन के लिए। अब वालिद साहब को उनके दुनिया से गए हुए कितने साल हो चुके हैं, 40-42 साल हो गए, 41 साल तो हो ही गए। तो वो हालांकि अगर मोनेटाइजेशन ऑन कर दें तो उनको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये देखें, कहते जी हमने इसी तरह बगैर उसके, आपको पता है कि 2.5 घंटे की फिल्म का कितना रेवेन्यू बन सकता है अगर वो यूट्यूब के ऊपर ऐड लगाएं। यूट्यूब के ऊपर आप हर 1.5 मिनट के बाद ऐड लगा सकते हैं। लोग 2 मिनट के बाद भी लगाते हैं, लेकिन 1.5 मिनट से कम पर 2 घंटे की, 2.5 घंटे की फिल्म पे सोचें आप कितने ऐड लगेगा। चलाता यूट्यूब अपनी मर्जी से है, लेकिन लंबी जितनी वीडियो होगी उसका RPM यानी कि रेट पर माइल जो होता है वो कितना ज़्यादा होगा, आपकी सोच है। इसके बावजूद भी आदिल मुराद साहब ने ये फैसला किया और मेरे लिए बड़ा हैरान कुन और खुशाइन भी था कि देखें बेटा जो है वो किस तरीके से बाप के हवाले से सोचता है। तो ये नाजरीन कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी शोबिज़ की खबरों के हवाले से। एक चीज़, आज हमारा जो आज का पोल है वो है जनाब, आपको नज़र आ जाएगा, नगमा और फिरदौस ज़्यादा अच्छी अदाकारा कौन है आपकी नज़र में? पंजाबी फिल्में दोनों ने ज़्यादा की हैं, आपको पोल नज़र आ रहा होगा, दोनों की तस्वीरें भी हैं। ऑप्शन 1 पे हैं फिरदौस, ऑप्शन 2 पे हैं नगमा। ज़्यादा आपकी नज़र में पंजाबी फिल्मों की अच्छी अदाकारा कौन है? ये इसका पोल का वो है। और पिछले पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं। कुल जो हैं वो तकरीबन 900 के करीब, यानी 900 से कम वोट पड़े हैं, या 900 से ज़्यादा पड़े हैं, मुझे अब इसका नहीं, लेकिन मुझे रेशो एग्जैक्ट याद है। 60 और 40 की रेशो है। 40% वहीद और रानी जोड़ी जो थी आपकी नज़र में बेस्ट जोड़ी कौन सी है, और 60% जो है वो मिली है नदीम और शबनम को। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये इस हवाले से नदीम और शबनम ये वाला पोल जो है वो इसमें जीत चुके हैं। और आज का पोल भी मैंने आपको बता दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।